नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज के इस लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं फिजिकल ज्योग्राफी का सेशन नंबर 8। और इस सेशन नंबर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके साथ दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट खबर यह भी है कि जब हम इसको खत्म कर लेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन को, तो जो हमारे 3 पैरामीटर्स थे, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी के, हमारा टेम्परेचर वाला पैरामीटर खत्म हो जाएगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद जो लेक्चर नंबर 9 आने वाला है, उसमें हम लोग प्रेशर की डिस्कशन को स्टार्ट कर पाएंगे और प्रेशर के साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑफ विंड्स को भी आपके साथ हम शुरू कर पाएंगे। राइट गाइस, आज की क्लास का जो डिस्कशन का टॉपिक है टेम्परेचर इन्वर्जन है। इसमें कुल मिला के आपसे मैं 2-3 बड़ी बातें करूंगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि ये कहां पर होता है और क्यों होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्योग्राफी में आपको हर बार यही चीज बार बार सुनने को मिलेगी, व्हाट आर द वेरियस सरफेस एंड द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सो एंड सो फिनोमिना। और यहां पर भी हम यही समझेंगे कि ये कैसे होता है, यानी कि ये क्या होता है, कहां होता है और कैसे होता है। ये तीनों की तीनों चीजों की चर्चा यहां पर आपके साथ हम लोग करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ में हम लोग आपके साथ एक और चीज को डिस्कस करेंगे, और कभी कभार बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देयर इज वन मोर टर्म जो कि ज्योग्राफी में कई बार उठाई गई है, दैट इज द एनॉमलस टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर एनॉमली भी इसको कहा जाता है। कई बार बच्चे दोनों चीजों को बराबर समझ लेते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन और एनॉमलस टेम्परेचर सेम चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में आपको मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर इन्वर्जन एंड एनॉमलस टेम्परेचर। राइट गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस सेशन को। यदि आप लोग इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरी व्हाट्सएप की डिटेल्स और इनफैक्ट साथ में मेरी मेल की डिटेल्स भी यहां पर दी गई हैं, उन पे जाकर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो ये वाला हैंडल है, वहां पर आके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट घोषणा, अनअकैडमी आपके लिए कई सारे ऑफर्स लेकर आई है, और अब उस ऑफर को और बेहतर करने के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी ने 80 टेस्ट को भी जोड़ दिया है। यानी कि अब आप केवल लर्निंग नहीं करेंगे, अब आप साथ में अपनी लर्निंग को टेस्ट भी करेंगे थ्रू दिस ब्रिलियंट टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 50 टेस्ट आपके पीटी के होने वाले हैं और 30 टेस्ट आपके होने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन के। और तो और ये टेस्ट को बांटा गया है कि आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे और आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये सारी की सारी चीजें अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके साथ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। मार्केट में इनका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपए के आसपास है, जिसके लिए अनअकैडमी आपसे कुछ भी पैसा चार्ज नहीं कर रही है। मोर इंपॉर्टेंटली ऑप्शनल और जीएस को अगर आप लोग कंबाइन करते हैं तो आपको 25% का अप फ्रंट डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप लोग कोड यूज करते हैं ANI-UPSC। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरी डिटेल्स को मुझसे ले सकते हैं और वहां पे मुझसे डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तरह की डाउट है या किसी भी तरह का मन में कोई हेजिटेंसी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब की टॉप फैकल्टी है। दिल्ली की कई सारे ऑफलाइन फैकल्टी अब ऑनलाइन आ चुकी है, आपको अनअकैडमी में पढ़ा रही है। और इसके साथ ही में कई सारे IAS ऑफिसर्स हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। मेरे द्वारा भी आपको इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं। याद रखिए, आपको कोड यही यूज करना है। इवन इफ समबडी कॉल्स यू फ्रॉम द सेल्स टीम, यू हैव टू इन्फॉर्म देम कि आई जस्ट वांट टू यूज द कोड ANI-UPSC। राइट गाइस, शुरू कर लेते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन की बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोग जितनी भी क्लासेस हमने डिस्कस करी हैं ज्योग्राफी की, मैं आपको एक चीज बार बार कहता आया हूं, और वो ये चीज है कि टेम्परेचर और जो एल्टीट्यूड है, ये दोनों की दोनों चीजें इनवर्सली रिलेटेड होती हैं। टेम्परेचर और एल्टीट्यूड या फिर हम इसको हाइट कह सकते हैं, ये दोनों की दोनों चीजें इनवर्सली जुड़ी हुई होती हैं। और हमने इनफैक्ट इसको एक नंबर भी दिया था कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से आपका जो टेम्परेचर है ये कम होता रहता है जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते रहते हैं। इनफैक्ट हमने इसको ये भी कहा था कि ये आपका नॉर्मल लैप्स रेट है। राइट गाइस, नाउ हम पूरे अपने स्टूडेंट लाइफ में हर बार ये पढ़ते आए हैं कि हर चीज का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होता ही है, इसीलिए तो हमारी सब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर के भी इस पर्टिकुलर फिनोमेना में एक एक्सेप्शन आपके सामने आ चुकी है, जिसको कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। यानी कि कभी कभार ऐसा नहीं देखने को मिलता है। कभी कभार कैसा देखने को मिलता है, कभी कभार इसके विपरीत देखने को मिलता है कि टेम्परेचर और एल्टीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। टेम्परेचर और एल्टीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, यानी कि जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड या फिर आपका हाइट
बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका तापमान भी बढ़ रहा है। इतनी सिंपल सी इसकी परिभाषा है जो कि आपको यहां पे ध्यान रखनी है। Sometimes the temperature increases instead of decreases with altitude against the general law in troposphere. This particular phenomena is called as the temperature inversion. सबसे आसान परिभाषा मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको इसको याद करने में तकलीफ आनी चाहिए। इसको हम लोग एक सिंपल से डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को अपने जो एग्जामिनेशन में भी ड्रॉ कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। ये देखिए, नॉर्मली क्या होता है, नीचे हवा जो है वो थोड़ी सी गर्म होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हवा जो है थोड़ी थोड़ी ठंडी होती रहती है और ऊपर जाते जाते हवा और ठंडी हो जाती है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में जो आपकी कहानी है वो थोड़ी बदल जाती है। यहां पर आपकी जो कूलर एयर है ये नीचे देखने को मिलती है, उसके बाद आपकी वार्म एयर देखने को मिलती है, और क्योंकि कूल के ऊपर वार्म है इसका मतलब ये एक इन्वर्जन वाली लेयर जिसको हम कह सकते हैं। और इसके बाद क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन जो है ये केवल कुछ ही डिस्टेंस तक देखने को मिलता है, इसके बाद आपकी हवा वापस से वही वाली जो यहां पर कोल्ड एयर थी वही वाली कोल्ड एयर आपको यहां देखने को मिल जाती है। फिलहाल के लिए ये स्मॉग यहां पे लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करिए, लेकिन फिलहाल के लिए ये देखिए कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहां पर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर 25 डिग्री है और यहां पर टेम्परेचर आपका 20 डिग्री है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यहां पर आपका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री है और यहां पर आपका वार्म एयर है यानी कि 25 डिग्री है, और उसके बाद फिर से कोल्ड एयर है यानी कि फिर से आपका जो यहां पर 18 या 19 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है। इस पूरे के पूरे फिनोमेना को हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि असल में ये फिनोमेना पैदा कैसे होता है। देखिए, इसके 3-4 कंडीशन हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपका जो कंडीशन है वो रात इस तरीके की होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा ठंडी हो और सर्दी की रात हो। इट शुड बी ए कोल्ड विंटर नाइट, यानी कि जो आपका धरती का सरफेस है वो बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन तो ये है। कहने का मतलब क्या कि हमारा जो टेम्परेचर है, किस चीज का टेम्परेचर, धरती के सरफेस का टेम्परेचर, वो बहुत ही कम हो। इट शुड बी मिनिमम टेम्परेचर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो हाई वेलोसिटी विंड दैट इज स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये आपका सरफेस है, अगर ये आपका धरती का सरफेस है तो ना तो कोई विंड है जो कि इस तरीके से ब्लो कर रही है, ना आपकी कोई विंड है जो कि वर्टिकली ब्लो कर रही हो। हमें ये सभी नहीं चाहिए, यानी कि स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होने काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग है कि स्काई आपका यहां पर क्लियर होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस के आधार पर ही आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना हमें देखने को मिल जाता है। अब ये 3 कंडीशंस टेम्परेचर इन्वर्जन किस तरीके से कराते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि आपका जो कोल्ड विंटर नाइट है, यानी कि आपका जो धरती का सरफेस है ये बहुत ठंडा होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है ये बहुत कम होगा। हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो आपका धरती का टेम्परेचर है वही तो चीजें यहां पर कंडक्ट हो रही हैं, वही चीजें यहां पे कंडक्ट हो रही हैं, यानी कि इसके ऊपर की जो लेयर है, जस्ट इसके ऊपर की जो लेयर है, इसका टेम्परेचर भी काफी कम हो जाएगा, बिकॉज धरती का टेम्परेचर खुद का कम था धरती के सरफेस का, यानी कि इसका टेम्परेचर भी यहां पर कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, इसकी जो क्षमता है, इस हवा की जो क्षमता है और इस सरफेस की जो क्षमता है, ये ज्यादा ऊपर के आपके एयर को ज्यादा ठंडा नहीं कर पाएगी, यानी कि इसके ऊपर का जो ये वाला एयर होगा, ये वाला जो एयर होगा, ये अभी भी गर्म ही होगा, ये अभी भी गर्म ही होगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपका वार्म रह गया, ये आपका कोल्ड हो गया। ये कोल्ड क्यों हुआ? सबसे पहला कंडीशन जो आपका यहां पे लिखा हुआ है, सर्द रात थी जिसमें आपका सरफेस ऑफ अर्थ काफी ज्यादा ठंडा हो चुका था। अब हमने ये क्यों कहा कि हाई वेलोसिटी विंड नहीं होनी चाहिए? ये हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए आपका हाई वेलोसिटी विंड आ जाता है, उस केस में इस एयर की मिक्सिंग हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर इन्वर्जन का एक परफेक्ट केस आपके सामने पेश करना है। इसका मतलब किसी प्रकार की हाई वेलोसिटी विंड यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आपका ये चीज यहाँ पे साबित हो पाएगा। स्काई इज क्लियर, ये भी सेम चीज है। स्काई क्लियर होना चाहिए, किसी और प्रकार की टर्बुलेंस नहीं होनी चाहिए। अगर टर्बुलेंस होगी फिर भी एयर की मिक्सिंग हो सकती है। जैसे ही आपकी ये तीनों कंडीशंस पैदा हो जाती हैं दोस्तों, वैसे ही आपका ये टेम्परेचर इन्वर्जन का आपको फिनोमेना देखने को मिल जाता है। यहां पर देख लीजिए, दीज कंडीशंस परमिट द क्विक रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब रेडिएशन ऑफ हीट जो हुई है आपकी, ये किस तरीके से हुई है? धरती आपकी पहले ही बहुत ज्यादा ठंडी थी, इस ठंडी धरती ने अपने ऊपर वाली लेयर को ठंडा कर दिया। दिस रिजल्ट्स इनटू द कूलिंग ऑफ द एयर नियर द अर्थ सरफेस। ये आपका सेकंड फिनोमेना हुआ। और क्योंकि जो ठंडी हवा होती है हम सभी जानते हैं वो भारी होती है, क्योंकि ठंडी हवा जो है एज कंपेयर टू वार्म हवा, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो भारी हवा बन जाती है। बीइंग अ हैवी एयर एंड बीइंग अ डेंस एयर,
इट समटाइम्स रेस्ट ओवर देयर फॉर अ नंबर ऑफ डेज। काफी ज्यादा दिनों तक आपको वो वाली जो हवा होती है वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि वो काफी हैवी और डेंस होती है। उसके ऊपर की हवा जो काफी दिनों तक गर्म रहती है, और इसीलिए आपने कभी कभी देखा भी होगा कि जब सर्दियों में हमें धुंध या फिर फॉग देखने को मिलती है तो वो लगातार काफी दिनों तक देखने को मिलती है। सर्दियों में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, दिल्ली में काफी कॉमनली देखने को मिलता है कि पहले एक सर्द रात आई, अगले दिन जो है वहां पर एकदम स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पैदा हुए, अगले दिन मॉर्निंग में सडनली बहुत ज्यादा धुंध जो है पैदा हो जाती है, और वो कई सारे दिनों तक रहती है, रात को भी रहती है, अगले दिन मॉर्निंग में रहती है। ऐसा काफी दिन हमें देखने को मिल जाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसी टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से फॉग का फिनोमेना देखने को हमें मिल जाता है। राइट गाइस, अब ये तो था कि ये किस तरीके से हुआ। अब ये कहां कहां पे होता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला फिनोमेना ये देखने को मिलता है माउंटेन वैलीज के अंदर, यानी कि जो आपकी पहाड़ों की जो घाटियां होती हैं वहां पर काफी कॉमनली देखने को मिलता है। इवन दो हमने माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज के बारे में चर्चा भी नहीं करी है, लेकिन हम सभी अपनी जनरल एक्सपीरियंस से ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी माउंटेन की घाटी में जाएंगे तो वहां पर आपको अक्सर क्या देखने को मिलता है, यू अक्सर सी कि वहां पर आपको काफी सारी ठंडी हवाएं देखने को मिलती है, खास तौर से रात में। जब रात में ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है तो दोस्तों वो वाली ठंडी हवा ऊपर से नीचे आते समय आपकी वैली वाला जो सरफेस है उसको क्या कर देती है, वैली वाले सरफेस को वो एकदम से ठंडा कर देती है। जब वो वैली वाले सरफेस को ठंडा कर देगी, वही वाला कंडीशन फिर से पैदा हो जाएगा, कंडीशन नंबर 1, यानी कि आपके उसके ऊपर का हिस्सा सडनली ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर की हवा थोड़ी सी गर्म रहेगी। ये देखिए, ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर नाइट्स वैली फ्लोर एंड द माउंटेन स्लोप्स रेडिएट हीट क्विकली एंड द सरफेस बिकम्स कोल्ड। द एयर रेस्टिंग अबव द सरफेस ऑल्सो कूल्स डाउन क्विकली एंड बिकम्स डेंस। यानी कि जो ये वाला आपका एरिया है, यहाँ वाली आपकी जो एयर है ये तो आपकी कोल्ड होगी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ वाली आपकी जो एयर है ये वार्म हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हुआ, आपका ये वाला इवेंचुअली टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन पैदा हो जाता है। अब ध्यान देना, ये इमीडिएटली तभी पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन चाहिए। पहले हवा आएगी, उसको ठंडा करेगी, फिर हवा जब फ्लो करना बंद कर जाएगी, उसके बाद आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है। सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली ये ऐसे इलाकों में देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा जो कि पूरा साल भर ठंडा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं पोलर इलाकों की, अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे धरती के ऊपर के जो पोलर इलाके हैं, अगर हम बात करें नॉर्थ पोल की, अगर हम लोग बात करें साउथ पोल की, ये इलाकों पे जब जब यहाँ पे सर्दी पड़ती है, अक्सर काफी साल यहाँ पे साल का काफी पार्ट जो है यहाँ पे सर्दी पड़ती रहती है। क्योंकि यहाँ पे सर्दी पड़ती रहती है तो यहाँ पर आपका सरफेस जो है वो हमेशा कोल्ड रहता है। सरफेस हमेशा कोल्ड रहेगा तो उसके ऊपर की हवा ये हमेशा कोल्ड रहेगी, और उसके ऊपर की हवा थोड़ी सी वार्म रहेगी, यानी कि फिर से आपको टेम्परेचर का इन्वर्जन देखने को मिल गया। विद योर एल्टीट्यूड योर टेम्परेचर इज राइजिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर इन्वर्जन। यहां पर क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ कंडक्शन हुआ है, यानी कि हायर लैटिट्यूड्स में आपको देखने को मिल जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। दोस्तों इसके कई सारे नाम होते हैं, कभी कभार आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन इन द माउंटेन वैलीज, उसको डिस्क्राइब कीजिए। आपको सारी बातें वही लिखनी होंगी और इस प्रोसेस को समझाना होगा। कभी कभार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है टेम्परेचर इन्वर्जन विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, तो वहां पर भी आपको यही बात को समझाना होगा कि पोलर रीजन में हमें देखने को मिलता है, या फिर और आसान भाषा में हायर लैटिट्यूड्स में हमें ये वाला प्रोसेस देखने को मिल जाता है। एक और एरिया है जहां पर हम पहले भी पढ़ चुके थे, टेम्परेचर इन्वर्जन का प्रोसेस देखने को मिलता है। इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर इन्वर्जन। फॉर एग्जांपल, आप अगर यहां पे देखेंगे तो ये भी तो देखिए, ट्रोपोस्फेयर में तो हमारा टेम्परेचर कम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये चीज स्ट्रेटोस्फेयर में आपका टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। सिमिलरली आप कहेंगे सर थर्मोस्फेयर में भी तो बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, यहां पर भी आपका बढ़ रहा है। इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। लेकिन क्योंकि ये वाले प्रोसेसेस हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करते, इसलिए हम इनके बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाली चीजें पोलर रीजन में होना, माउंटेनियस एरिया में होना, या फिर मैदानी इलाकों में होना, ये चीजें हमें इंपैक्ट करती हैं। मैदानी इलाकों में होगा तो फॉग पैदा करेगा, माउंटेन वैलीज में होगा तो आपका ये वाला प्रोसेस होगा, और पोलर रीजन में आपका ये वाला प्रोसेस होगा। ये आपकी चीजें हैं जो कि आपको टेम्परेचर इन्वर्जन में समझनी है। इसके बाद अगर इसके इंपैक्ट की बात करूं, तो जो मैं आपसे बात कर रहा था माउंटेनियस इलाकों की, जब मैंने आपको ये समझाया कि मान लीजिए आपका माउंटेनियस इलाका है, इस तरीके से बना हुआ है, घाटी बनी हुई है, तो जो देखिए दोस्तों, जो ऊपर से ठंडी हवाएं जब नीचे आएंगी, और जब ये ठंडी हवाएं नीचे आके सेटल हो जाएंगी, जब यहां बहुत दिनों तक ये ठंडी हवाएं सेटल होने वाली हैं,
तो क्या होता है कि जो यहाँ पे नीचे कई सारे पेड़ बने होते हैं ना, जो यहाँ पे कई सारे नीचे पेड़ बने होते हैं, इनके ऊपर बर्फ जमना स्टार्ट कर जाती है। As a result, the trees along the lower slopes are bitten by frost, whereas those at the higher levels are free from it. यानी कि जो लोअर स्लोप वाले पेड़ होते हैं, जो आपके यहां पर बने हुए पेड़ होते हैं, इन एरियाज में इनको तो लग जाती है बर्फ, लेकिन ऊपर वाले ट्रीज को बर्फ नहीं लगती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रॉस्ट बाइटिंग ऑफ द ट्रीज या फिर फ्रॉस्ट बिटन ट्रीज। और ये क्यों हो रहा है? ये प्रिसाइजली हो रहा है टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से। ऐसी फोटोज आपने कई बार देखी होंगी, ये काफी कॉमन प्रोसेस है, पहाड़ों में देखने को मिल जाता है। अगर बात करें कि यही वाला जो प्रोसेस प्लेन्स इलाकों में होता है, तो प्लेन्स इलाकों में ये फॉग को कॉज करता है, जिसकी वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है ये अफेक्ट होती है। विजिबिलिटी इफेक्ट होने की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन नेविगेशन, रोज का जो कामकाज है वो भी इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा स्कूल टाइमिंग्स, जब आप सर्दियों में फॉग आ जाती है तो स्कूल के टाइमिंग्स भी चेंज हो जाते हैं, राइट। जो स्कूल का टाइम सुबह 8 बजे था, वो सडनली 9, साढ़े 9 बजे, इवन 10 बजे भी स्कूल्स लगते हैं कभी कभार, बिकॉज धुंध ही वहां से क्लियर नहीं होती है। कभी कभार ये वेजिटेशन को भी अफेक्ट कर देता है, जैसे हमने यहां पर देखा कि वेजिटेशन को अफेक्ट कर रहा है। नाउ ऐसा क्यों हुआ? फॉग वहां पे डेवलप क्यों हुई? इसको ध्यान से समझो, क्योंकि जब हमने ये कहा कि ये आपका सरफेस है, ये आपका जो सरफेस है और ये वाला जो आपका कोल्ड एयर है, उसके ऊपर का आपका जो वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर दोस्तों काफी भारी होती है, ये काफी डेंस होती है, तो ये नीचे से चीजों को ऊपर जाने नहीं देती है। क्योंकि ये नीचे से चीजों को ऊपर जाने नहीं देती है, अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर ये एक तरीके से एक रोक लगा देती है। क्योंकि ये नीचे से चीजों को ऊपर नहीं जाने देती है, अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर रोक लगा देती है, इसीलिए हवा यहाँ पे इकट्ठी होते होते फॉग को बना देती है। जो आपके क्लाउड्स हैं वो भी यहाँ पे नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाउड्स भी तभी बनेंगे अगर आपकी हवा नीचे से ऊपर जाएगी। क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो उन इलाकों में बारिश नहीं आएगी। इसका मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से आपकी रेनफॉल जो है ये भी कम हो जाती है। और वैसे भी हम जानते हैं कि रेनफॉल के लिए हमें थोड़े से अनस्टेबल कंडीशंस चाहिए पड़ते हैं, और टेम्परेचर इन्वर्जन में कंडीशंस स्टेबल होते हैं। यानी कि ये 2-3 चीजें हैं जो कि काफी कॉमनली हमें टेम्परेचर इन्वर्जन के प्रभाव में देखने को मिल जाती हैं। अब इसका एक थोड़ा खतरनाक प्रभाव भी है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फॉग यहाँ पे बन जाती है, यानी कि धुंध यहाँ पे बन जाती है, इसके साथ में कभी कभार स्मॉग भी यहाँ पर बन जाती है। जैसे ही फॉग कंबाइन करती है डस्ट पार्टिकल्स के साथ या फिर स्मोक के साथ, उस केस में दोस्तों पैदा हो जाता है स्मॉग। इसी इमेज को ध्यान से देख लीजिए जो हमने यहाँ पे देखी थी। अगर आपका इस इलाके में फॉग इकट्ठा हो चुका है और इंडस्ट्रियल जो आपकी चीजें यहाँ पे एमिट हो रही हैं, मान लीजिए कई सारी इंडस्ट्रीज जो कि सर्दियों में काम कर रही हैं, यहां से स्मोक निकल रही है, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो कि कई सारे डस्ट पार्टिकल्स को छोड़ रहा है, जब ये फॉग इस स्मोक के साथ या फिर इस डस्ट के साथ कंबाइन करता है, वो जन्म दे देता है स्मॉग को। और इसीलिए जो आपका धरती पे प्रदूषण होता है वो सर्दियों में बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी हवा की मूवमेंट कम हो जाती है। आपने देखा भी होगा पोल्यूशन लेवल्स हमेशा ही हमारी राजधानी नई दिल्ली में सर्दियों के टाइम पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये आपकी चीजें हैं जो कि आपको टेम्परेचर इन्वर्जन में समझनी है, क्यों होता है, कहां होता है, कैसे होता है, प्रभाव क्या पड़ता है। अब एक फाइनल चीज जो कि आपको यहां पे समझनी है वो है टेम्परेचर एनोमली। अक्सर बच्चे दोनों टर्म्स को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन दोनों टर्म्स का फर्क है, दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। ध्यान से समझना ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं वर्ल्ड मैप पे किसी एक पर्टिकुलर एरिया की। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि ये आपका जो इलाका है, लेटर से हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की। फॉर एग्जांपल अफ्रीका में अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई यहां पर जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है, यहां पर जो आपका टेम्परेचर है एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड के ऊपर, लेटर से हम इस लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे फॉर एग्जांपल आपका जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर याद है, हर रोज का टेम्परेचर ऐड करेंगे, उसका फिर औसतन निकाल लेंगे। मान लीजिए उसका एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्रीज है। इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्रीज है, या फिर और आसान भाषा में कहूं इस पर्टिकुलर पैरेलल का, क्योंकि हम लैटिट्यूड्स को पैरेलल भी बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पैरेलल का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 30 डिग्रीज है। अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पैरेलल के ऊपर आपकी मैंने 2 जगहें मार्क कर दी हैं। आपकी पहली जगह है ये वाली, दूसरी जगह है ये वाली। ये वाली जगह का टेम्परेचर ड्यू टू सम रीजन 30 डिग्री से कम है। कितना है? अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्रीज है। लेकिन ये वाली जगह का टेम्परेचर ड्यू टू सम रीजन 30 डिग्री से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 32 डिग्रीज है। यानी कि इवन दो
इस पर्टिकुलर पैरेलल का टेम्परेचर, औसतन टेम्परेचर 30 डिग्री था, लेकिन इन दोनों जगहों का टेम्परेचर अलग अलग है, इसका मतलब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर एनोमली या फिर एनोमलस टेम्परेचर। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स पैरेलल इज कॉल्ड द टेम्परेचर एनोमली। मैंने क्या किया, मैंने इस पर्टिकुलर जगह का मीन टेम्परेचर निकाल लिया, वो निकल के 27 डिग्री आया। मैंने इस पर्टिकुलर जगह का मीन टेम्परेचर निकाल लिया, वो निकल करके 32 डिग्री आया। और मैंने इस पैरेलल का मीन टेम्परेचर निकाल लिया जो कि निकल के 30 डिग्री आया, और मैंने पाया कि तीनों में फर्क है। यानी कि ये दोनों की दोनों प्लेसेस आपकी टेम्परेचर एनोमली को शो कर रही हैं। हो सकता है यहां पर कोई तीसरी जगह हो जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री ही होगा, वो आपकी टेम्परेचर एनोमली को शो नहीं कर रही है। तो दोस्तों, जब आपका टेम्परेचर एक प्लेस का कम होता है एज कंपेयर टू दी एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लैटिट्यूड, उसको नेगेटिव एनोमली कहा जाता है। और जब आपका टेम्परेचर एक प्लेस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी एक्सपेक्टेड टेम्परेचर या फिर एवरेज टेम्परेचर, उस एनोमली को पॉजिटिव एनोमली कहा जाता है। यह सवाल आ चुका है, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि एनोमलस टेम्परेचर और टेम्परेचर इन्वर्जन में थोड़ा फर्क होता है, आपको ध्यान से समझना है। इसका एक भारतीय उदाहरण आपको दे दूं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं दो शहरों की। ये दो शहर भारत के दो प्रमुख मेट्रोपॉलिटन शहर माने जाते हैं, चेन्नई और बैंगलोर। दोनों का जो पैरेलल है, दोनों का जो लैटिट्यूड है, दोनों का जो अक्षांश है, वो लगभग बराबर है। लेकिन दोस्तों, चेन्नई का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई का टेम्परेचर औसतन 30 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन वहीं बैंगलोर का टेम्परेचर औसतन 22 से 24 डिग्री के आसपास रहता है। इसका मतलब ये आपकी टेम्परेचर एनोमली को शो कर रहे हैं। ये टेम्परेचर एनोमली को शो कर रहे हैं क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड का है वो कुछ और है। यानी कि चेन्नई एंड बैंगलोर, इवन दो दे आर लोकेटेड ऑन द ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड, बट बोथ हैव डिफरेंट एवरेज डेली एंड एनुअल टेम्परेचर। इस प्रोसेस को कहा जाता है टेम्परेचर एनोमली, या फिर इसको कभी कभार थर्मल एनोमली भी कहा जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस गाइज। इसी के साथ इस क्लास को मैं खत्म करता हूं, और इसी के साथ हम हमारे टेम्परेचर के एक बहुत बड़े पैरामीटर को भी समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं। आने वाली क्लासेस में आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ प्रेशर एंड द प्रेशर बेल्ट्स एंड द एसोसिएटेड विंड्स, जहां पे समझेंगे वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये सब क्या होता है, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। राइट गाइज, आपसे लेता हूं विदा। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि विक्ट्री सीरीज हमारी चल रही है। फिलहाल पार्लियामेंट का मैराथन चल रहा है, जिसमें कि हमारी लगभग 7 क्लासेस हो चुकी हैं। 8वीं क्लास कल होने वाली है 24 जून को दोपहर 1 बजे। जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, ये वाली आपको लिंक्स मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा लेना ना भूलें, एंड हमारी फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको चल रही है जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।